नमस्कार विद्यार्थियों। बीएससी पार्ट सेकंड में पेपर थर्ड में हम यूनिट थर्ड पढ़ रहे थे। उसमें हमने पर्ण और उसकी संरचना के बारे में अध्ययन कर लिया है। आज हम पर्ण में पाई जाने वाली उन विशेषताओं का अध्ययन करेंगे जो कि जिनकी वजह से पादप विशेष प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना कर पाता है। अर्थात हमारा आज के अध्ययन का विषय होगा कि पादप की जो पर्ण होती है उनमें जल हानि को रोकने के लिए किस किस प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं, उनका हम अध्ययन आज इस टॉपिक के अंतर्गत करेंगे। ठीक है बच्चों, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके लिए। स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का टॉपिक। पर्ण में जल हानि के नियंत्रण हेतु उपस्थित विशेषताएं। अर्थात पत्तियों में ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती है जिनकी वजह से पादप को कम जल हानि करनी पड़ती है, अर्थात अधिक मात्रा में उनको अपनी उपापचय क्रियाओं के लिए जल उपलब्ध हो पाता है। ठीक है, जैसा आपको पता है बच्चों, अधिकांश जो पादप होते हैं स्थलीय प्रकृति दर्शाते हैं। मैक्सिमम जो एंजियोस्पर्म्स है या जिम्नोस्पर्म है उनकी प्रकृति जो है स्थलीय होती है। ओके, अब कई पादप जो है वो शुष्क अवस्थाओं में भी पाए जा सकते हैं। आपको पता ही है, अलग अलग वातावरणीय परिस्थितियों के अनुसार पादप अलग अलग स्थानों में पाए जाते हैं। तो ऐसे पादप जो कि शुष्क अवस्थाओं में पाए जाते हैं, आपको पता है ज़ीरोफाइट्स अथवा मरुद्भिद पादप कहलाते हैं। अब ये ज़ीरोफाइट्स होते हैं बच्चों, ये भी अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। जैसे पहला है जलाभाव पलायनी, दूसरा है जलाभाव सहिष्णु और तीसरा है जलाभाव प्रतिरोधी प्रकार के पादप। ड्रॉथ, स्केपिंग, टॉलरेंस और रेसिस्टेंस प्रकार के पादप। ठीक है, एक एक करके बच्चों इनका अध्ययन करते हैं हम। सबसे पहले हम पढ़ते हैं जलाभाव पलायनी पादप। नाम से स्पष्ट हो रहा है बच्चों, वे पादप जो जलाभाव की अथवा शुष्क परिस्थितियों के आने से पूर्व ही वर्षा ऋतु में ही अपना जीवन चक्र पूर्ण कर लेते हैं, जलाभाव पलायनी पादप कहलाते हैं। उदाहरण मोल्युगो और अरेबिडोप्सिस थैलियाना। ठीक है बच्चों, आपको पता है वर्षा ऋतु में हमें ग्रीनरी ज़्यादा ही दिखाई देती है, तो उसका कारण इस प्रकार के प्लांट्स होते हैं जलाभाव पलायनी पादप। ये पादप क्या करते हैं बच्चों, अपना संपूर्ण जीवन जो है अर्थात उनकी कायिक वृद्धि और जनन वृद्धि दोनों ही वृद्धि वो वर्षा ऋतु में ही संपन्न कर लेते हैं और गर्मियों के आने से पहले ही अपना जीवन समाप्त कर लेते हैं। अर्थात ये उस प्रकार के पादप है जिन्हें एक्चुअली में अगर देखा जाए तो कभी भी शुष्क परिस्थितियों का सामना करना ही नहीं पड़ता। प्रकृति ने इन्हें ऐसी विशेषताओं से नवाजा है कि ये पादप गर्मियों का सामना कभी करते ही नहीं है। इनका जीवन ही इतना छोटा होता है और वो भी होता है वर्षा ऋतु में। वर्षा ऋतु में ही इन्होंने कायिक वृद्धि की, जनन वृद्धि की और वर्षा ऋतु के आने से पहले ही अपना जीवन पूर्ण करके ये मृत हो जाते हैं। तो इस प्रकार के जो प्लांट्स हैं वो जलाभाव पलायनी पादप कहलाते हैं। उदाहरण इसका याद रखिएगा, मोल्युगो वगैरह। ठीक है बच्चों, फर्स्ट हो गया। अब सेकंड पढ़ेंगे हम जलाभाव सहिष्णु पादप। ये क्या होते हैं? वे पादप जो
बहुवर्षीय प्रकृति के होते हैं तथा जलाभाव की परिस्थितियों के कारण गहरा मूल तंत्र प्रकट करते हैं, अमासल प्रकृति के होते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? जलाभाव सहिष्णु पादप। ऐसे पादप जो बहुवर्षीय प्रकृति के हुए, जलाभाव परिस्थितियों के कारण क्या करते हैं? जलाभाव की कमी से निपटने के लिए ये अपना मूल तंत्र ज़मीन में बहुत गहराई तक ले जाते हैं, अमासल प्रकृति के होते हैं। तो ऐसे पादप कहलाते हैं जलाभाव सहिष्णु पादप। बच्चों, इन्हें कूप पादप या फ्रिएटोफाइट्स भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी जड़ें जो होती है पानी की तलाश में ज़मीन के बहुत अंदर तक चली जाती हैं, तो इन्हें कूप पादप या फ्रिएटोफाइट्स भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, आंकड़े का जो पादप है बच्चों, वो जलाभाव सहिष्णु पादप जो है उसकी कैटेगरी में आता है। ठीक है। तीसरा है जलाभाव प्रतिरोधी। तो वे ज़ीरोफाइट्स जो पेंटोजन्स की अधिकता प्रकट करते हैं तथा जलाभाव की प्रतिकूल परिस्थितियों का अधिक समय तक डटकर सामना कर सकते हैं, जलाभाव प्रतिरोधी पादप कहलाते हैं। यह जल संग्रहणकारी और मासल प्रकृति को दर्शाते हैं, जैसे कि नागफनी और यूफोर्बिया। बच्चों, ये जो है ये एक्चुअल में ज़ीरोफाइट्स हैं। ये जो शुष्क अवस्थाओं का है उसका सबसे ज़्यादा डटकर सामना अगर कोई किसी प्रकार के प्लांट्स करते हैं तो वो करते हैं जलाभाव प्रतिरोधी पादप। कितनी भी शुष्क परिस्थिति जाए, प्रकृति ने इनमें ऐसे परिवर्तन कर दिए हैं जिनकी वजह से ये उन विपरीत परिस्थितियों में भी अपने जीवन को चला सकते हैं। विशेष प्रकार के रसायन है पेंटोजन्स, उनकी इन पादपों में अधिकता होती है। संग्रहणकारी प्रवृत्ति दर्शाते हैं, मासल प्रकृति दर्शाते हैं ये। ठीक है। उदाहरण के लिए नागफनी और यूफोर्बिया प्लांट्स। ठीक है। तो ये 3 प्रकार के पादप आप ध्यान रखिए, एग्जाम्स में आपसे पूछते हैं। जलाभाव पलायनी पादप, जलाभाव सहिष्णु और जलाभाव प्रतिरोधी। कभी कभी इनमें इनके नाम से कन्फ्यूज़न होता है, तो हमें नाम के साथ में उसका कंसेप्ट और एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए। लिखित परीक्षा में और ऑब्जेक्टिव परीक्षा में कई बार ये प्रश्न आ चुके हैं बच्चों। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब इन सभी ज़ीरोफाइट्स में वाष्पोत्सर्जन की दर तथा जल हानि को नियंत्रित करने हेतु अनेक अनुकूलन जो है वो पाए जा सकते हैं, जो निम्न प्रकार के हो सकते हैं। भाई, ज़ीरोफाइट जो प्लांट्स हैं उनमें जल हानि को नियंत्रित करने के लिए और वाष्पोत्सर्जन है, ट्रांसपिरेशन है, उसको नियंत्रित करने के लिए कोई विशेष प्रकार की जो है अनुकूलन इनकी पत्तियों में पाए जाते होंगे, तो उसका हम अध्ययन कर लेते हैं। बच्चों, हम ये ध्यान रखिए, हम सिर्फ पत्तियों में पाए जाने वाले अनुकूलनों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं अभी, जिसकी वजह से जलहानि का नियंत्रण होता है। ठीक है। तो कौन कौन से प्रकार के अनुकूलन पत्तियों में पाए जाते हैं जिसकी वजह से वो शुष्क परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं? उसमें पहला है बच्चों, इसमें मोटी क्यूटिकल उपस्थित होती है। मैंने आपको पर्ण की आंतरिक संरचना बताई थी, तो उसमें बताया था कि अधिचर्म जो होती है उसके ऊपर क्यूटिकल पाई जाती है, जो कि सुरक्षा का कार्य करती है। साथ ही साथ जो है वाष्पोत्सर्जन की दर का जो भी नियंत्रण और जलहानि को नियंत्रण करने का काम मोटी क्यूटिकल करती है। फर्स्ट। दूसरा है बच्चों, इनमें धसे हुए रंध्र पाए जाते हैं। संकन स्टोमेटा बहुत इम्पोर्टेंट है। संकन स्टोमेटा, तुम जानते हो कि जो रंध्र होते हैं उनके माध्यम से भी जलहानि होती है। तो जो मरुद्भिद पादप होते हैं बच्चों, उनमें जो रंध्र होते हैं वो धसे हुए पाए जाते हैं। इन धसे हुए रंध्र पाए जाने की वजह से जो है जलहानि इनमें न्यूनतम होती है। ठीक है। नेक्स्ट है
रंध्र पर्ण की निचली अधिचर्म पर पाए जाते हैं और संख्या में भी कम होते हैं। धसे हुए रंध्र तो पाए जा रहे हैं, वो भी कहाँ पाए जाएंगे? निचली अधिचर्म पर, ठीक है, और संख्या में हुए कम, अर्थात रंध्र उधर उपस्थित होंगे जहाँ पर कि जो डायरेक्ट सनलाइट के संपर्क में नहीं है, वहाँ पर रंध्र पाए जाएंगे, वो होंगे धसे हुए और संख्या में भी कम होंगे। तो इनकी वजह से ओवरऑल जो इफेक्ट पड़ेगा वो ये पड़ेगा कि जो है जलहानि मिनिमम होगी इसमें। और क्या अनुकूलन होते हैं? पर्ण की सतह पर सघन रोम पाए जाते हैं, ठीक है। पर्ण की बाह्य सतह पर मोम की परत पाई जा सकती है, कैलोट्रोपिस, ठीक है। बहुपरितीय अधिचर्म, मल्टी लेयर्ड एपिडर्मिस, सुविकसित संवहनी तंत्र और स्क्लेरेनकाइमेटस दृढ़ोतकी कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये सभी जो है ज़ीरोफाइट्स प्लांट्स में जलहानि को नियंत्रित करते हैं। एलोवेरा बच्चों, उसमें क्या होता है? जल संग्रहण प्रकृति के कारण जो पर्ण है वो हो जाती है मांसल। एमोफ्ला प्लांट है, उसमें सुविकसित कुंडलित पर्ण का गुण जलहानि को नियंत्रित करता है। ये बच्चों एमोफ्ला प्लांट की जो लीफ है, इसमें जो पर्ण है वो देखिए कुंडलित हो गई है, ठीक है। इस कुंडलन की वजह से जलहानि नियंत्रित होगी। अब कुछ पादपों में जो है बुलिफॉर्म कोशिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। तो बुलिफॉर्म कोशिकाएं भी जो है वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करने का कार्य करती है, हालांकि ये इनका मुख्य कार्य नहीं है, ठीक है। बुलिफॉर्म कोशिका आपको याद रखना है फिलहाल इस चैप्टर के लिए कि बुलिफॉर्म जो कोशिकाएं भी है वो भी क्या करती हैं? पर्ण कुंडलन को प्रेरित करती है, जिसकी वजह से वाष्पोत्सर्जन की जरूरत जो क्या है वो नियंत्रित हो पाती है, ठीक है बच्चों। अब ये लास्ट स्लाइड है, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, एग्जाम्स में कई बार इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये भी एक अनुकूलन है। पर्ण अल्पकालिक होती है, यह कंटक में रूपांतरित हो सकती है अथवा पृथक हो जाती है। अब देखिए कई पादपों में क्या होती है, जो मरुद्भिद पादप की बात कर रहे हैं, कई मरुद्भिद पादपों में पर्ण होती है अल्पकालिक, ठीक है भाई। कई में होता है कि पर्ण है तो सही लेकिन कंटक में परिवर्तित हो गई या समय से पहले ही पादप से अलग हो गई, तो क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण तो पादप को करना ही है और उन विपरीत परिस्थितियों का सामना भी करना है। तो उसके स्थान पर क्या होता है बच्चों? इसके स्थान पर यानी पर्ण के स्थान पर तना, स्टेम या जो पर्णवृंत है वो पत्तियों के समान कार्य करने लग जाता है। यानी कि पत्तियों की अनुपस्थिति में या फिर पत्तियों के अन्य रूपों में रूपांतरित होने की वजह से अथवा पृथक होने की वजह से अगर तना या पर्णवृंत आदि संरचनाएं पत्तियों की भांति ही कार्य करने लग जाती है, वो किन प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, उसका अध्ययन हम करेंगे। तो यदि जो है तना चपटा और पर्ण के समान हो जाए तो यह पर्णाव स्तंभ कहलाता है। बच्चों नागफनी में पत्तियां हैं, आपको पता है ये नागफनी का प्लांट है। इसमें जो पत्तियां हैं कंटक में रूपांतरित हो गई, देखिए, ठीक है, पर्ण कंटक है ना। लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें प्रकाश संश्लेषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो तना होता है वही चपटा हो जाता है और हरा हो जाता है और पर्ण के समान काम करने स्टार्ट कर देता है। तो इस स्ट्रक्चर जो स्ट्रक्चर बनी इसको हम क्या बोलेंगे? पर्णाव स्तंभ। पर्णाव यानी कि पर्ण के जैसा स्तंभ। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों फिल्लॉड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टर्म, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होनी चाहिए। अर्थात जब पादप की पत्तियां कंटक में रूपांतरित हो जाएं
और तना चपटा और पर्ण के समान कार्य करना स्टार्ट कर दे और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को आरंभ कर दे, तो यह जो स्तंभ है या तना है ये क्या कहलाता है? पर्णाभ स्तंभ या फिल्लौड। एग्जाम में पूछते हैं, इसको आप याद रखिएगा, जैसे कि नागफनी। अब इसके अलावा दूसरा उदाहरण देखते हैं, क्लैडोड क्या होता है? जब एक पर्व और पर्व संधि युक्त तना अथवा शाखाएं पर्ण के समान कार्य करना शुरू कर दे तो क्या कहलाएगा? ये पर्णाभ पर्व, क्लैडोड। ठीक है बच्चों, हमने बोला कि जब एक पर्व संधि और एक पर्व युक्त तना अथवा शाखाएं पर्ण के समान संरचना के समान कार्य करना आरंभ कर दे तो क्या कहलाएगा? ये पर्णाभ पर्व या क्लैडोड। बहुत इंपॉर्टेंट है, एस्पेरेगस या शतावरी जो है इसका उदाहरण है। ठीक है बच्चों, ये एस्पेरेगस हो गया। एस्पेरेगस में क्या होता है? एक तना है, एक शाखा है मान लो, है ना, इसमें ये पर्व संधि है, ये पर्व संधि। तो ऐसी तना या शाखा जिसमें कि पर्व और पर्व संधियाँ युक्त हो वो तना, और वही तना या शाखा पर्ण के समान कार्य करना शुरू कर दे तो उसे हम क्या बोलेंगे? क्लैडोड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और है बच्चों टर्म, फिल्लोक्लैड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। क्या होती है ये देखिए, ऑस्ट्रेलियन अकेशिया जो प्लांट है उसमें संयुक्त पिच्छाकांड पर्ण के जो पर्णक है वो संयुक्त हो जाते हैं एवं पर्णव्रंत मासल व चपटा हो जाता है, यह पर्णाभ व्रंत कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ऑस्ट्रेलियन अकेशिया जो प्लांट होता है उसमें आपको पता होना चाहिए कि उसमें संयुक्त पिच्छाकार जो पर्ण होती हैं वो पाई जाती हैं, लेकिन अनुकूलन विकसित करने के हिसाब से क्या होती है बच्चों, जो संयुक्त पिच्छाकार पर्ण के जो पर्णक हैं, छोटे छोटे जो पर्णक है बच्चों, ये देखिए जैसे कि ये क्या संयुक्त हो जाते हैं, हो जाते हैं संयुक्त, और जो पर्णव्रंत है बच्चों वो रहता है मासल। देखिए ये जो पर्णव्रंत है हो गया मासल, ये हो गया मासल, और ये हो गई संयुक्त पिच्छाकार पर्ण के जो पर्णक है वो हो गए संयुक्त। ठीक है, और संयुक्त होकर यह पर्ण के समान जो है कार्य दर्शाएंगे, प्रकाश संश्लेषण हो या जो भी हो। तो इस प्रकार की जो संरचना बनी बच्चों वो क्या बनी, क्या कहते हैं उसको? फिल्लोक्लैड। आई बात समझ में? बहुत महत्वपूर्ण है ये। तो इस स्लाइड में हमने देखा फिल्लोड, क्लैडोड और फिल्लोक्लैड, इनका कंसेप्ट और इनके एग्जाम्पल्स एग्जाम में पूछते हैं बच्चों। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो के माध्यम से हमने पर्ण में पाई जाने वाली उन विशेषताओं का अध्ययन किया जिसके कारण न्यूनतम जलहानि हो और पादप जो है उस विशेष परिस्थिति में शुष्क अवस्थाओं में जीवित रह सके। इसके अलावा हमने फिल्लोड, क्लैडोड और फिल्लोक्लैड, ये विशिष्ट टर्म है 3, उनके बारे में जाना, उनके उदाहरणों को देखा और किस प्रकार यह पर्ण के समान कार्य करती है संरचनाएं, उनको समझने का प्रयास किया। ठीक है बच्चों, आज के ई लेक्चर में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।